लास्ट टॉपिक था पीरियडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड एंड ग्रुप। एक लास्ट पॉइंट और हमारा रह गया था, आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस पे हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है, कैटायन और एनायन की रेडियस का न्यूट्रल एटम के साथ कंपैरिजन है। ठीक है, कैटायनिक रेडियस स्मॉलर देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम and anionic radius greater than न्यूट्रल एटम। कैटायनिक रेडियस स्मॉलर होगा न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, और एनायनिक रेडियस जो होता है वो लार्जर होता है न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। तो रीजन क्या है अपने पास, देखो मैंने न्यूट्रल एटम के केस में लिया सोडियम, सपोज करो सोडियम, ठीक है, और यहां लिया मैंने सोडियम प्लस आयन। कैटायनिक रेडियस सोडियम का कंपेयर कर रहे हैं। सोडियम नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, सोडियम प्लस आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम 11, बट इन सोडियम पॉजिटिव आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन से कंपैरिजन में, देयरफॉर इंक्रीजिंग न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना ही है 11 प्रोटॉन्स है, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गया, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, बट न्यूक्लियस चार्ज क्या है, सेम है। तो उस केस में न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। तो हम आंसर क्या लिखते हैं, कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस smaller than radius of neutral atom, radius of neutral atom, because more number of protons present in nucleus than electrons in sodium ion, therefore increasing nucleus charge, and decreasing atomic radii। ये हमको शॉर्ट में 2 लाइंस में आंसर देना है। देव्या आप बेफिक्र रहो, मैंने जो है टेंशन फ्री रहना है सबको, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, और जो लेक्चर है उसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप टेंशन फ्री रहो, जितना आप समझ सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के अंदर, अगर आपके क्लियर आ रहा है, वॉइस और वीडियो क्लियर आए, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार या वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेंशन फ्री रहो, मैंने इसका कंप्लीट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। जैसे लास्ट क्लास में सेंड किया था वैसे ही आज की क्लास का भी रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो सेंड कर देंगे। ओके, हाँ मैं वापस रिपीट कर देता हूं, पूरी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं मैं। कैटायनिक रेडियाई स्मॉलर देन neutral atom, because in cation number of protons greater than number of electrons
in cation, number of protons greater than number of electrons in cation, therefore increasing nucleus charge, therefore increasing nucleus charge, increasing nucleus charge and decreasing कैटायनिक रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में होता है। ओके, सेकंड अब हम कंपेयर करते हैं एनायन के फॉर्म में। सपोज करो अगर मैंने यहां पर, वैसे सोडियम जो है वो एनायन का फॉर्मेशन नहीं करता है, बट मैं एक एग्जांपल को, इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर सोडियम को अज्यूम कर रहा हूं कि सोडियम नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता। ठीक है, रियल में सोडियम पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि मेटल है और मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग नहीं होता है वो, है ना। बट यहां पर केवल इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि सपोज करो सोडियम नेगेटिव आयन बनता, तो उस केस में क्या होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहां पर एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है देन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इंक्रीज होगा तो रिपल्शन इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इन दिस केस रेडियस ऑफ एनायन ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। ओके, तो नोट करें इसके अंदर एनायनिक रेडियस larger than radius of neutral atom, larger than radius of neutral atom, because number of protons lesser than number of protons lesser than number of electrons in anion, and increasing electronic repulsion therefore radius of anion larger than radius of neutral atom। हाँ, हरमाइनी टॉपिक चल रहा है हमारे पास, थर्ड चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है हमने, और थर्ड यूनिट के अंदर जो हमने फर्स्ट पॉइंट था एटॉमिक रेडियाई जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें क्या ट्रेंड होता है पीरियड में और ग्रुप के अंदर, और कुछ जो एक्सेप्शन केसेस हैं वो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। और एटॉमिक रेडियाई का लास्ट टॉपिक था हमारे पास आयनिक रेडियस। इन आयनिक रेडियस को हमने आज कंपेयर किया है न्यूट्रल एटम के साथ। तो कैटायनिक रेडियस न्यूट्रल के कंपैरिजन में शॉर्टर होता है और एनायनिक रेडियस लार्जर होता है। रीजन, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है तो रेडियस डिक्रीज होता है। बट इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दैट्स द रीजन anionic radius is larger than radius of neutral atom। ओके, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या सेपरेशन एंथैल्पी क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, रिलीज करना है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन नोट करें बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर energy required for releasing electron, energy required for releasing electron from outermost orbit of one mole gaseous isolated and neutral atom. Energy required for releasing or removing electron from outermost orbit of one mole gaseous isolated and neutral atom। देखो ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, गैसियस आइसोलेटेड एंड न्यूट्रल। अगर ये टर्म हम यूज में नहीं लेंगे तो उस केस में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरिजन में क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या लोअर होगा। ठीक है, कैसे है भाई, भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बट वो एटम होना कैसा चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अगर सपोज करो एटम सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, केवल एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है जो हम लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करके आए थे। ठीक है, तो मिक्सअप मत करना बिल्कुल भी, इसलिए मैं पहले क्लेरिफाई करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर सपोज करो मेरे पास सॉलिड स्टेट में है एलिमेंट, तो फर्स्ट ये जो सॉलिड कंपाउंड है या सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट है इसको कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा, गैसियस स्टेट में। ठीक है, और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी से सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैस में, और फिर गैस से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ये अमाउंट, लेकिन जब हम डायरेक्ट सॉलिड से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने को मिलेगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में जो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिटरमाइन किया उसका वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया इससे, यानी ये हमारे पास रॉन्ग है और ये हमारे पास क्या है, राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अगर गैसियस स्टेट में एटम नहीं होगा तो पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, देन हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगा वो सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन दोनों के सम के फॉर्म में आएगा, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी अपने पास। ठीक है, बट एक्चुअल में एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल कितना चाहिए, इतना एनर्जी। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉलिड की जगह डेफिनेशन में वर्ड यूज में लेते हैं गैसियस, कि भैया पहले गैसियस में कन्वर्ट करो, गैस से जो रिलीज होगा वही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉलिड से नहीं है। सेकंड हमने क्या कहा, आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि अकेला होना चाहिए, आइसोलेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ये बॉन्डिंग के फॉर्म में, सपोज करो मेरे पास ये बॉन्ड के फॉर्म में, तो पहले क्या करना होगा, मेरे को बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, बॉन्ड ब्रेक करके उसको एटॉमिक फॉर्म में लाएंगे और फिर एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे।
ठीक है ना। तो इसलिए हमने पहले डेफिनेशन में क्या कहा कि जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, बॉन्डिंग के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। थर्ड, न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल क्यों, अभी मैंने डिस्कस किया। अगर सपोज करो एटम जो है वो कैटायन के फॉर्म में होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा तो रेडियस लार्ज हो जाएगा, और लार्ज रेडियस है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स अगर न्यूक्लियस का डिक्रीज होगा तो थोड़े अमाउंट में ही एनर्जी प्रोवाइड करते इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। रिपीट करें, वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर सपोज करो मेरे पास कैटायन है तो कैटायन के केस में एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ऑर्बिट जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स किसके लिए है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर सपोज करो ये एनायन के फॉर्म में है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करते इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो हमारे पास जो टर्म हमने यूज में लिया है, गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा और न्यूट्रल होगा, तब तो हम एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिटरमाइन करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी एक केस को अगर रिमूव कर देंगे तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगा वो एक्चुअल एंथैल्पी कंपैरिजन में या तो ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। ठीक है, यानी अपने पास एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेजर नहीं होगा। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी हमको यूज में लेना है। इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या बोला, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस, आइसोलेटेड एंड न्यूट्रल एटम। क्लियर है डेफिनेशन, किसी को डाउट है? जो सुन सकते हैं, जिन्होंने देखा है, अगर वो आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा कि उनको डाउट है या नहीं है। डाउट है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। चलो ठीक है बेटे, अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन, ओके आदित्य, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम है अपने पास, एटम को मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम न्यूट्रल एटम and convert into cation, neutral atom convert into cation, then required energy called first ionization enthalpy, required energy called first ionization enthalpy. If electron release from M positive ion and convert into M plus 2 ion, then required energy called second ionization enthalpy. And if electron release from M plus 2 ion and convert into plus 3 ion, then required energy called third ionization enthalpy. ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल एटम। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम मोनोकैटायनिक आयन, यह सिंगल है, +1 चार्ज है। एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बाइकैटायनिक आयन, +2 चार्ज से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट आया
क्या फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, केवल ये 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा इट मींस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज नहीं हो सकता, या रिलीज करेंगे तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी केवल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ही स्टडी करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए। ओके, अब यहां पर अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर की बात करें तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा, देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE है, ये थोड़ा गलत लिख गया है यहां पर, क्लियर लिख देता हूं मैं, IE। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मैक्सिमम होता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो एनर्जी है तो जो एनर्जी की यूनिट होगी वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूनिट है, मींस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन जूल, इन किलोजूल, इन किलो कैलोरीज। तो ये हमारे पास जो एनर्जी की यूनिट्स हैं वो यूनिट्स हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए यूज मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट इसका, फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्टेड करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हेडिंग क्या है हमारे पास? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मोस्टली फैक्टर कौन से होंगे? जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस वाले थे वही फैक्टर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और कुछ अदर फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जो उससे अलग है अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हम बात करें यहां पर, फर्स्ट फैक्टर न्यूक्लियस चार्ज Z, सेकेंड फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट, थर्ड फैक्टर नंबर ऑफ ऑर्बिट, फोर्थ फैक्टर हम एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं, एंड फिफ्थ फैक्टर जो एक्सेप्शन केस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कौन कौन से फैक्टर आ गए हमारे पास? न्यूक्लियस चार्ज, सेकेंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, थर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट, फोर्थ एटॉमिक रेडियस एंड फिफ्थ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेट होता है। डिटेल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एटॉमिक रेडियस में डिस्कस कर चुके हैं, तो डेफिनेशन दोबारा बोलने की रिक्वायरमेंट है नहीं अपने पास, है ना। और वैसे बुक के अंदर हमारे पास फैक्टर्स जो है वो अलग से दिया हुआ नहीं है, ये तो हम केवल पॉइंट वाइज स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमने फैक्टर्स को अलग किया है। न्यूक्लियर चार्ज, अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा
अगर न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा इट मींस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज directly proportional to ionization enthalpy. When increasing nucleus charge, ionization enthalpy increases because increasing attraction force between nucleus to outermost electron. ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, देयरफॉर इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हेन इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा, तो उस केस में क्या होगा भाई, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा देन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो कम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स ionization enthalpy decreases. When increasing scattering effect, ionization enthalpy decreases. Same factor किसमें आएगा, number of orbit increase होगा तो atomic radii increase होगा, then ionization enthalpy decrease होगा। फोर्थ फैक्टर भी क्या है, डायरेक्ट ये रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, और जो फिफ्थ फैक्टर है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसको हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं, इसमें से 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया है, और फिफ्थ फैक्टर जो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये फैक्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।